जय हिंद बच्चों। परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है और ऐसे समय में हम कुछ नया सीखें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि जो हमने अब तक पूरे साल में सीखा है ना, उसको हम एक बार से रिवाइज़ करें। तो उसी चीज़ के लिए मैंने कुछ मॉडल पेपर लिए हैं, जो कि मैंने लिए हैं संजीव डेस्क वर्क में से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप संजीव लीजिए, एक्सीलेंट लीजिए, बात क्वेश्चन की है, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को हम कुछ सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप खुद देखिए, आपको इतना अंतर अपने आप में नज़र आएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें हमको आती हैं, मानो आर्टिकल है हमको आता है, लेकिन थोड़ा कहीं हम कांसेप्ट उसका भूल गए हैं। तो मैं आपको कुछ मॉडल पेपर कराऊँगा, कुछ बोर्ड पे भी करवाऊँगा और कुछ की मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, जो मैं आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको बोर्ड पे नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मैं उसमें आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और मैं उदयपुर के गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, द लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर। जो एक महिला है, वो बैठी थी व्हील चेयर में। तो देखिए ए, एन, द और नन। देखिए नन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक नाउन है। व्हील चेयर एक संज्ञा है, एक नाउन है। कौन सी नाउन है, ये आपको मैं जब नाउन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, व्हील चेयर जो है एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखिए, द लेडी ए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए हमने पढ़ा है पहले ए और एन, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, यानी जो एक वचन होता है। तो व्हील चेयर एक वचन तो है, ठीक है। अब आप देखिए, जो एन है, एन वहां पर यूज होता है जहां पर कि हमें कोई एक स्वर यानी कि वोवेल का साउंड आए। तो व्हील चेयर, हम इसको ऐसे लिखते हैं व्हील, सॉरी व्हील, तो वह वजन वह आ रहा है, तो वह क्या है, एक कोई स्वर नहीं है, एक वोवेल नहीं है, तो इसलिए एन तो आएगा ही नहीं। ए, इसका उत्तर होगा ए। अब आप कहोगे कि सर दा भी तो हो सकता है ना, दा क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए इसका उत्तर दा हो सकता है, लेकिन दा इसका उत्तर तब आएगा जब हम किसी स्पेशल व्हील चेयर की बात कर रहे हैं। यानी इसके पहले मान के चलो एक बार और व्हील चेयर का जिक्र हो रहा होता कि एक व्हील चेयर है, कि आ ब्रोकन, एक टूटी हुई व्हील चेयर, एक टूटी हुई व्हील चेयर है। उसके बाद में फिर सेंटेंस चल रहा होता, फिर दोबारा व्हील चेयर आता। तो इट मींस यदि वो व्हील चेयर स्पेशल हो जाती है ना, कि हम जिस व्हील चेयर की बात कर रहे हैं वही वो व्हील चेयर है, तो हम इसमें दा लगा सकते थे। इसका एक सीधे सी पहचान ये है, यदि कोई भी नाउन जिसके पीछे हमसे आर्टिकल भरवा रहे हैं ए, एन और द, यदि वो सेंटेंस में रिपीट होती है ना, एक के बाद दोबारा आती है, तो पहली बार तो आप नियम के हिसाब से ए, एन, द कुछ भी लग रहा हो लगा दो। लेकिन यदि दूसरी वो जितनी बार भी आएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसके आगे दा लगेगा। अगर यहाँ पे व्हील चेयर के बाद एक और खाली स्थान होता, फिर व्हील चेयर आती, फिर खाली स्थान होता, फिर व्हील चेयर आती, तो हर बार दा होता। तो जो दा हमने पढ़ा है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है जब कोई चीज निश्चित हो। तो यहाँ पर कौन सी व्हील चेयर है, कैसी है, क्या नहीं पता हमें। एक सामान्य बात हो रही है कि एक महिला व्हील चेयर में बैठी थी, तो इसलिए हम इसमें आ लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। यानी विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड, इन शब्द में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड यानी संबंधित नहीं है। ये बहुत आसान है, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। और मेरा मेरे शिक्षक साथियों से भी पूरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को, चाहे आप किसी भी विषय के अध्यापक हो, अपने क्लास के बच्चों को जरूर भेजना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो वैसे नहीं पढ़ पाए, लेकिन वीडियो देख के कुछ तो समझेंगे वो। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, यदि आप मॉडल पेपर ही पूरे कर लोगे ना, 4-5 मॉडल पेपर मैं यहाँ पे कराऊंगा, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। एक मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ कोई करोड़पति नहीं बनना है। बाकी एक है कि मैं बीएलओ हूँ, तो मुझे समय नहीं मिला बच्चों को पढ़ाने का, इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैंने वीडियो बनाने का शुरू करा। और मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है? डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, सबको पता है, आजकल तो चिकित्सक कम जानते हैं और डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। नर्स, नर्स भी हमको सबको पता है। नर्स का हिंदी अर्थ क्या है, ये आप देखना, अगर पता चले तो कमेंट में बताना। पेशेंट, पेशेंट का मतलब मरीज, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। टीचर, टीचर मतलब अध्यापक, जो कि मैं हूं। तो सब समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल से संबंधित कौन सा नहीं है, टीचर ही होना चाहिए। वैसे कई कई बार टीचर भी हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जाने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, टीचर। टीचर कहाँ पे रहता है बताइए? घर में रहता है। अरे घर में रहता है ठीक है, लेकिन टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो टीचर स्कूल से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर क्या हुआ, टीचर। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, 8वीं से ही मतलब नहीं है, यदि आप 10th में भी हो ना, मैं ग्रामर भी, अभी मेरा पिछला क्वेश्चन था ए, एन और दा का प्रयोग,
तो 10th में भी आएंगे। अगर आप मुझे ठीक से सपोर्ट करते हो, मेरे वीडियो को देखते हो और मुझे ठीक लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए 7 दिन के अंदर मैं आपको इतनी ग्रामर भी करवा दूंगा जो आप 8वीं में हो या 10वीं में हो, आप उसको भी कर लोगे। तो ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या है, नॉट रिलेटेड, संबंधित नहीं है तो टीचर, तो इसका उत्तर है डी, टीचर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब नीचे दिया हुआ, ये कुछ क्वेश्चंस के शब्द हैं जो हमको प्रश्न समझने में ध्यान देंगे, यानी कि समझ में आएंगे। नीचे फॉलोइंग मतलब यानी नीचे दिए हुए, अंडरलाइन, अंडरलाइन जो कर रखा है हमने लेटर्स, ये लेटर्स हैं डबल ओ डबल ओ डबल ओ, इनमें से कौन से लेटर का ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और जो नीचे दिए हुए शब्द हैं हैव अ डिफरेंट साउंड, साउंड मतलब आवाज, तो इनमें से किस में अलग आवाज आती है, इसकी नहीं कि मानो बुक कुक टुक रूट जो भी कुछ है, यानी कि इसकी आवाज नहीं देखनी है कि अलग आती है, हमें ने क्या देखना है, अंडरलाइन। इस शब्द को आप समझ लो, ये शब्द आपको परीक्षा में जैसे ही मिले ना तो आप समझ जाना, अंडरलाइन मतलब ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना, इनके नीचे लाइन करी हुई है, उसका हमको साउंड बताना है कैसा है। तो देखिए हम लिख के देखते हैं और फिर खुद ही समझ जाएंगे। पहला बुक, दूसरा आप भी बताओ साथ में कुक, तीसरा टुक और चौथा रूट। अब बड़ा रू कैसे बनता है हिंदी में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको इनका अर्थ बता रहा हूं। देखिए बुक डबल ओ में छोटे ऊ की आवाज आ रही है, कुक छोटे ऊ की आवाज आ रही है, टुक छोटे ऊ की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पे रूट हम बोल रहे हैं रूट, रूट ठीक है, तो रूट में बड़े ऊ की आवाज आ रही है, तो यहां पर आवाज क्या आ रही है, बड़े ऊ की। देखिए शुरू में तो सबकी आवाज अलग है, बे के टे रे, लेकिन शुरू की आवाज से मतलब नहीं है। अंडरलाइन का मतलब है कि इसमें जो अंडरलाइन डबल ओ कर रखा है ना, डबल ओ की आवाज कहां पे अलग है, तो हम जैसे इसको पढ़ेंगे सीधा सा समझ जाएंगे, डबल ओ रूट, रूट इसका मतलब इसका उत्तर है डी, क्योंकि इन सब में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है आवाज में और इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए, देयर खालिस्तान कप्स एंड प्लेट्स इन आर किचन, कि जो हमारी किचन है, हमारा रसोई घर है, उसमें कप और प्लेट है। अब देखिए कप्स एंड प्लेट्स, अगर आपने टेंस थोड़ा ठीक से पढ़ा है ना तो आपको पता होगा जो इज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, यानी कि एक वचन के साथ। एक वचन है क्या, ये एस लग रहा है, बहुवचन है तो इज नहीं आएगा। एम हमने पढ़ा है, चाहे सिंगुलर प्लूरल ध्यान ही नहीं रखना है, हमें देखना है एम हमेशा आई के साथ में आता है। क्या यहां पर आई है, नहीं है ना, क्या यहां पर आई है, नहीं है ना, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। अब देखिए बात आई आर की और वाज की, तो अगर आपने टेंस पढ़ा है ना तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि वाज जो है वो भी सिंगुलर के साथ में आता है, एक वचन के साथ में आता है, लेकिन यहां पर क्या है, एक दे रखा है आर, आर किसके साथ में आता है, बहुवचन के साथ में। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वाज के जो है टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीनों टेंस आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा यदि विश्वास दिखाएंगे तो मैं आपको टेंस भी पूरा पढ़ा दूंगा, ज्यादा देर का नहीं है, 2 घंटे का टेंस है यदि आप वीडियो देखते हो तो चलिए अभी के लिए हमें यहाँ पे उत्तर क्या होगा, आर, क्यों, यह बहुवचन है, एक से ज्यादा है। सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन भी आएगा आपके 8वीं में परीक्षा में, 10वीं में भी आएगा, 7वीं में भी आएगा, सब में आता है, तो ठीक है। 10वीं का अगर मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन छठी 7वीं 8वीं 9वीं इनमें तो आता है, और आए चाहे नहीं आए हमें आना चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक है प्लूरल का, यानी जिसको अपन वैसे प्लूरल बोल देते हैं और नहीं तो हम इसको नंबर्स बोलते हैं, बहुत छोटा सा, सिर्फ 3-4 नियम है, उनसे आपको पता लग जाएगा कि किसी का भी सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाए। तो अभी के लिए इसका उत्तर क्या है, आर, क्यों, ये सारे सिंगुलर के साथ में आते हैं और सिर्फ आर ही ऐसा है जो कि प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में आता है। और बहुवचन को हम नॉर्मली कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में एस ई एस वगैरह लगा रहता है वो एस होता है, उसको अपन मान लो बहुवचन। तो इसका उत्तर क्या है, आर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए शुड मैनी माइट कुड, आपने अगर पढ़ा हो, हालांकि समय बहुत कम रहा है, गवर्नमेंट ने परीक्षाएं बहुत जल्दी कराई है, लेकिन इसमें ना टीचर की गलती है ना आप लोगों की, आपकी गलती ये होगी यदि आप वीडियो को छोड़ते हो तो, या फिर वीडियो भी नहीं तो घर पे पढ़ाई छोड़ते हो, वो आपकी गलती है। टीचर्स ने पूरा प्रयास किया है, प्रत्येक टीचर को मेरा नमन है कि उन्होंने जितना हो सका इतने समय में सब काम किया है, विशेषकर यदि आप अंग्रेजी की टीचर हो और आप बीएलओ हो। चलिए देखिए मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स भी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी होती है। देखिए वर्ब दो तरह की होती है,
एक वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आपको पासबुक में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे टेंस में काम आती है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड, हैज, हैव बीन, हैज बीन, शैल बी, विल बी, जो भी सारे हैं वो हेल्पिंग। और दूसरे तरह की जो वर्ब होती है ना, वो बच्चों होती है मॉडल। कौन सी वर्ब होती है? मॉडल, जिसमें शुड, मैनी, माइट, कुड। अंतर क्या है? चलिए मैं 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूं। जैसे डू डज है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रयोग होगा, सिर्फ उसी में होगा और हमेशा साथ में फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। लेकिन मॉडल्स का ऐसा नहीं होता, ये किसी भी टेंस में प्रयोग हो जाते हैं। अब जैसे कुड है, हाँ कहा कुड इसमें है क्या? हाँ ये रहा। ये सिर्फ इसको इतना पता है कि पास्ट में होगा, ठीक है, पास्ट के किसी में भी हो सकता है। तो इसी तरीके से मॉडल्स किसी से बंधी हुई नहीं है, वो किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आ सकती है। तो इनका हेल्पिंग वर्ब से। दूसरी चीज, मेन वर्ब जो हमारी मॉडल होती है, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे वाज वर है या इज, एम, आर है या जो भी कोई है, डू, डज है, डिड है, वो अपने हिसाब से मेन वर्ब लेती है, लेकिन इनका उससे भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स, वी हमें, ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन। आप लिखते हो ना योर्स ओबीडियंटली, तो वो ओबे से शब्द बना है, ओबीडियंटली यानी आज्ञाकारी। तो यहां पर हमें आज्ञा पालन करना चाहिए आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता का। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या बता रहा है हमें? देखिए शुड मतलब चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, यहां सलाह दी जा रही है। मैनी मतलब बहुत। इतना हिंदी अर्थ तो आप इनका याद कर लेना, क्योंकि इनमें से ही कोई सा ना कोई सा आएगा। हिंदी अर्थ भी पता होगा ना तो भी हम कर देंगे। माइट, माइट भी एक संभावना दर्शाता है, लेकिन बहुत कम संभावना, यानी सकना, हो सकता है, बहुत कम संभावना के लिए माइट आता है। और कुड़, कुड़ का मतलब होता है सकना, यानी सकता था, ठीक है। किसी की कैपेसिटी, किसी की यूं कह सकते हैं हम कि कितने उसके अंदर पावर है, क्षमता कितनी है, वो बताता है। तो देखिए आज्ञाकारी की बात है, सीधी सी बात है, चाहिए, सलाह दी जा रही है हमको, तो ये सलाह के लिए आता है। शुड किसके लिए आता है? सलाह के लिए। तो हमको सलाह दी जा रही है कि भाई माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालांकि इनमें ये भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जो नजदीक है, ये देखिए ये कैसे आ सकता है मैं बताता हूं। वी कुड ओबे आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता का आज्ञा पालन कर सकते थे, सीधी सी बात है। लेकिन कुड हैव अगर हमने नहीं करी तो कुड हैव। तो ज्यादा डीप अभी आप मत जाइए, जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा ना तब आप वो चीज समझना। फिलहाल ये समझिए यहां पे हमको सलाह दी जा रही है शुड। तो जहां भी आपको ऐसे शब्द मिले ना कि हमें हेल्प आ जाए और ओबे आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, तो वहां पे हमें शुड लगा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए, द फॉक्स यानी जो लोमड़ी थी, एक्सीडेंटली, दुर्घटनापूर्ण तरीके से, यानी उसके साथ कुछ बुरा हो गया। एक्सीडेंटली, इसको अचानक भी कह सकते हैं, लेकिन दुर्घटना, अचानक हुई दुर्घटना लेकिन गलत काम हो गया। फॉल्स, गिर जाती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, एस आई एस, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। टेंस पे मत जाइए, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अ वेल, वेल मतलब कुआं, वेल मतलब कुआं। एक जो लोमड़ी है वो कुएं में गिर जाती है। ये प्रीपोजिशन का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन जो भी किसी नाउन के या प्रोनाउन के आगे लगता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। वो स्थिति बताता है हमको। अब यहाँ पे लोमड़ी की स्थिति क्या है? वो गिर गई है। कहाँ गिर गई है? कुएं में। अब देखिए अपने जो अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, ओवर का मतलब ऊपर होता है। यही पढ़ा है हमने, और यही इनका अर्थ भी यही होता है। लेकिन देखिए, तो एक एक का मैं आपको बताता हूं। इन में, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है ना, पहले से ही अंदर है, तो उसमें इन आता है। तो क्या लोमड़ी पहले से अंदर थी? नहीं थी, तो इन नहीं आएगा। ऑन, ऑन का क्या रहता है? कोई चीज किसी चीज के ऊपर है स्थिर अवस्था में। जैसे टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, ये मेरा मार्कर है, ये बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, तो ये ऑन होगा। यहां पर तो ऊपर तो है ही नहीं, पर ये भी नहीं होगा। ओवर देखिए, ओवर क्यों नहीं होगा? ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो भैया लोमड़ी गिरी कुएं में, ऊपर कैसे गिरी लोमड़ी? कुआं तो नीचे होता है, तो ऊपर कैसे गिरेगी? तो ओवर भी हम इसका नहीं करेंगे। ओवर मैं आपको वैसे बता दूं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, ऐसे जैसे पुल है, उसके लिए भी आ सकता है। अपन चादर को बिछाते हैं बेड के ऊपर, तो भी आ सकता है, ठीक है। हमारे सर के ऊपर पंखा है, वो भी आ सकता है। हवाई जहाज है, बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी एयरप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, तो वो भी आ सकता है। ओवर का ऊपर होता है। अब देखिए इनटू, अब हमें देखना इनटू क्या होता है। देखिए ये कुआं है और ये हमारी छोटी सी लोमड़ी है,
ये जा रही थी और धबाक से इसमें गिर गई, धम। कैसे गिरी? धम। अब जब लोमड़ी गिरी तो पहले से तो थी नहीं, आज ये लोमड़ी गिरी जैसे, यानी कि कोई भी चीज यदि किसी चीज के अंदर जाती है ना और वो मूवमेंट करती है, यानी कोई चीज किसी चीज के अंदर है और गति करती हुई जा रही है, तो क्या लोमड़ी जो जब गिरी थी क्या उसने गति करी थी? गति का मतलब हिलना डुलना, हिली तो होगी ना, वो आगे चलिए तभी तो गिरी है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जाए ना और हमें लगे वो गति कर रही है तो इनटू आता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, चाहे आप शायद आपके लेवल का नहीं है, आप जैसे टीचर है, इनटू जो है ना, इनटू ये कभी भी एंटर के साथ में नहीं लगता है। एंटर का मतलब प्रवेश करना। अगर हम बोले कि अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तो वहां पर इनटू नहीं आएगा। टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास नहीं होगा, टीचर एंटर्ड द क्लास होगा। क्यों? क्योंकि एंटर शब्द जो है आप इसको रट लो, जहां भी कहीं एंटर आ जाएगा ना, एंटर का मतलब तो प्रवेश करना होता है, अंदर जाना होता है, लेकिन उसमें इनटू नहीं आएगा। अब एंटर के साथ इनटू कहां आता है? थोड़े बड़े लेवल की बात है, फिर भी सुन लीजिए। हम किसी, मान के चलिए ग्रुप है, हम उस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तो आई एंटर्ड इनटू द टीम, मैं टीम में शामिल हो गया, वहां तो हो जाएगा। लेकिन हम जो फिजिकली चलते फिरते किसी चीज के अंदर जा रहे हैं ना, तो वहां पर इनटू एंटर के साथ नहीं आएगा। तो फिलहाल हमको यहां पर इतना समझना, ये जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको सिखाऊंगा, तभी मैं कह रहा हूं वीडियो को आप अच्छे से देखो, और इसके बाद भी जो मैं वीडियो बनाऊं ना आप उनको देखना, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? लोमड़ी चलती फिरती गिर गई कुएं में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इनटू। इसका उत्तर क्या है? इनटू। तो चाहिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम, ब्लर तो नहीं हो रहा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आई यानी कि मैं, रिपेयर, रिपेयर मतलब सही करना, सुधारना किसी चीज को, माय मेरी, आय का क्या है ये? माय यानी मेरी, बाइसिकल यानी साइकिल, जो अपन साइकिल बोलते हैं ना, तो मैं साइकिल चला रहा हूं, साइकिल, वो साइकिल नहीं होती, बाइसिकल होता है। बाइसिकल का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब दो, और साइकिल, साइकिल का मतलब होता है पहिया, यानी दो पहिया वाली, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइसिकल, ठीक है। तो अपनी जो साइकिल है, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, और कौन सा कल? देखिए टुमारो का मतलब भी कल होता है, टुमारो, और यस्टरडे का मतलब भी कल होता है। तो आई रिपेयर माई बाइसिकल यस्टरडे, मैंने अपनी साइकिल रिपेयर करी या करूंगा यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे, यदि किसी भी बच्चे ने टेंस थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है ना, यस्टरडे का मतलब होता है बीता कल, यानी भूतकाल की बात है। अब अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब, तो हम देखते ही कर देंगे, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो ये है ही नहीं। हैड, हैड आती है पास्ट में। अब देखिए इसमें नन ऑफ द अबोव क्यों नहीं आएगा? क्या इसमें नन ऑफ द अबोव आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूं कि सर इसमें हम क्या कोई सा भी नहीं भरे, मत भरो, लेकिन अब देखिए यदि आपने टेंस पढ़ा है तो आए, अब इसमें हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखिए यस्टरडे यानी पास्ट की बात है, और पास्ट का एक ही टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है। अब यदि डिड इसमें नहीं है, सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगती है पास्ट इंडेफिनेट में, तो क्या लगता है? डिड की जगह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और मेन वर्ब क्या होती है? वाक्य में जो भी कोई कार्य हो रहा है ना, उसको अपन मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया बोल लेते हैं, ठीक है। अब रिपेयर यानी कि सही करना या सुधारना, सही करना या सुधारना, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब दूसरी चीज आप देखिए, अगर ये सेकंड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब डिड तो आएगी नहीं, और डिड नहीं आएगी तो नन ऑफ द वो भी नहीं आएगा। अब देखिए टू, एक चीज ध्यान रखना, टू के बाद में अब आप यूं कहोगे कि सर हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट है तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां क्यों नहीं आई? तो बेटा देखो खाली हेड के बाद नहीं आ रही है, हेड के बाद है टू, और ये चीज ध्यान रखना आपको बहुत काम आएगी, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर क्या आएगा? हेड टू, और हेड टू हमने क्यों भरा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमने यस्टरडे देख लिया, पास्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, हैज और हैव दोनों प्रेजेंट की है। नन ऑफ द अबोव क्यों नहीं आएगा? क्यों? यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो फिर हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी यदि पास्ट है तो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी यदि प्रेजेंट है तो। तो यहां पर
क्या बोल रहे हैं हम, नन ऑफ द अबोव नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है, जो 8 से 11 है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। ये राजस्थान जो सरकार है उसने एक मॉडल पेपर दिया है बनाकर, मैं संजीव डेस्क वर्क में से बता रहा हूँ, आप एक्सलेंट में देखोगे तो भी यही मिलेगा। यानी राजस्थान सरकार ने बताया बच्चों की सहायता के लिए कि पेपर ऐसा आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 11 में आपको खाली स्थान मिलेंगे 1 2 3 और ये 4, ये इसमें मैंने भर दिया है, मेरे ध्यान नहीं रहा, ये ऐसे, ठीक है 4। यानी अगर आप इसको भरोगे ना, एक क्वेश्चन को कर देते तो आपके 4 सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने इनका अर्थ लिखा है यहाँ पर, यानी कि पहले इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, कंप्लीट द पैसेज, ये जो गद्यांश है इसको कंप्लीट कीजिए इन लाइनों को यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इनमें से सही शब्द भरना है खाली स्थान में। ये जो 4 शब्द मैंने यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से, और फिर ये पूरा हो जाना चाहिए, मतलब सही भरना है। तो देखिए अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार, ग्लव्स मतलब दस्ताने, ट्रेन मतलब रेल, रेलगाड़ी जो अपनी होती है, हैंड्स मतलब हाथ, और एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। अब देखिए अ मैन, मैन एक नाउन है, ए एन द में से आ लग गया, अभी आपको समझ में आएगा जो मैंने द का बताया था ना क्यों है, अब समझ में आएगा। अ मैन एक व्यक्ति, गॉट ऑन द, एक व्यक्ति गया, कहां पर गया, तो इसमें देखिए कहां गया, गिरफ्तार गया नहीं हो सकता, दस्ताने गया नहीं हो सकता, हाथ गया नहीं हो सकता, खाली गया नहीं हो सकता। तो गो ट्रेन, पहले में हमने भर दिया ट्रेन, कि एक व्यक्ति ट्रेन पर गया, ट्रेन पर चढ़ा, एंड सेट डाउन और बैठ गया, सेट डाउन नीचे बैठ जाना, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, सेट डाउन। द कंपार्टमेंट, रेल का जो डब्बा था ना, डब्बे के छोटे छोटे हिस्से को कंपार्टमेंट बोलते हैं हम, एक पूरा डब्बा होता है उसको कोच बोलते हैं, और छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। जो कंपार्टमेंट ट्रेन का एक छोटा सा हिस्सा था, वॉज, वो क्या था, क्या वो गिरफ्तार था, ट्रेन का तो हो ही गया है, क्या वो दस्ताने था, क्या वो हाथ था, क्या वो खाली था, तो क्या था, खाली, इसमें हमने भर दिया एम्प्टी। ठीक है, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है फिर भी आप समझ जाना, ये एम्प्टी है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय, किसके बजाय, फॉर वन लेडी, सिर्फ एक महिला थी, उसके अलावा पूरा खाली था। शी, वह, ये प्रोनाउन है शी जो महिला के लिए आया है। टुक, उसने लिया, हर, अपने, ऑफ, क्या, क्या अपने, गिरफ्तार लिया, हाथ लिए, खाली लिए, खाली वाला हो चुका है, तो ग्लव्स यानी अपने दस्ताने। अब देखिए इसका मतलब आप समझिए, टुक ऑफ, ये टुक ऑफ दोनों एक फ्रेजल वर्ब के वो हैं, दोनों फ्रेजल फ्रेजल वर्ब है ये मिलके, टुक ऑफ, टुक ऑफ मतलब उतारना, तो उसने अपने क्या उतारे, ग्लव्स यानी दस्ताने उसने उतारे। अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटे के बाद, अ फ्यू मतलब कुछ, आवर्स घंटे, लेटर बाद में, द पुलिस, और जो पुलिस थी उसने क्या करा, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया, किसको, द मैन। अब इधर देखिए, यहां तो मैन के आगे आ है और यहां मैन के आगे दा है, हमने अब तक पढ़ता है, हम अब तक ये सीखते आए हैं कि जहां पर मतलब दा हमेशा उन चीजों के सामने आता है जो दुनिया में एक है या कुछ भी है जो यूनिक है, हालांकि नहीं, दा किसी निश्चित चीज के लिए आता है। अब देखिए यहाँ मैन के आगे आ है और यहाँ पे दा है, क्यों, यहां पर दा इसीलिए क्योंकि इसी व्यक्ति की बात हो रही है। अगर यहाँ पे आ मैन आ जाता तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों अलग अलग हो जाते, कि एक अलग व्यक्ति था और वो अलग था, लेकिन दा लग गया, इसका मतलब इसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा, स्पेशल दा लगते ही पता लग गया कि वही व्यक्ति है, निश्चित बात हो गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, इनका बहुवचन हमको यहां पर लिखना है। तो देखिए बहुत आसान सा है, यदि हमने सिंगुलर प्लूरल सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो देखो यहां पर तो माउंटेन का तो सीधा माउंटेन्स हो जाएगा, यानी एस लग जाएगा सिर्फ इसमें, ठीक है। दूसरा ये समझने वाली बात है, देखिए इसमें अब हम कहें कि सर माउंटेन में एस लगा दिया तो क्या इसमें भी लगा दें, नहीं बच्चों इसमें एस नहीं लगेगा। देखिए ये चीज ध्यान रखनी है, सिंगुलर प्लूरल अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो जिस भी किसी शब्द के पीछे वाई आवे, क्या आए, वाई, और वाई से पहले कोई ए ई आई ओ यू यानी कि कोई भी स्वर नहीं आता है। फिर ध्यान रखना, किसी शब्द के पीछे वाई है और वाई से पहले ए ई आई ओ यू जो कि स्वर यानी कि वोवेल्स होते हैं, यदि वो नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा,
देखिए, यदि किसी वर्ड के पीछे वाई आ रहा है और वाई के पीछे ए ई आई ओ यू यानी कि कोई वोवेल यानी कि स्वर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले तो उसमें से वाई को हटा देंगे। ये रह गया सी ओ यू एन टी आर, सॉरी आर, इतना रह गया, वाई हट गया। अब देखिए, यदि ये नहीं आ रहा है ना कोई से भी, तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। वाई को हटाकर आई ई एस। फिर समझिए, यदि किसी शब्द के पीछे वाई है और वाई से पहले कोई भी स्वर नहीं है, ए ई आई ओ यू यानी वोवेल नहीं है, तो वाई हटाकर आई ई एस लगा देंगे। अब आप कहोगे सर अगर वाई से पहले स्वर होता तो वोवेल होता, तो जैसे मान के हो गया प्ले, कि यार वाई तो है लेकिन वाई से पहले एक वोवेल है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, बस एस लगा दो। यदि y के पहले कोई वोवेल नहीं है तो y को हटा के IES, और y से पहले कोई वोवेल है तो s लगा दो। आपके साथ साथ मेरी बच्ची भी सीख रही है, वो अभी 8 साल की है, वही मेरा कैमरा संभाल रही है, वो पीछे खड़ी है, और ये जो चीजें हैं वो उसको भी समझ में आ रही है। मुझे फायदा हो रहा है, वीडियो से आपको भी हो रहा है और मुझको भी हो रहा है, तो इस तरीके से ही हो जाते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में एक शब्द आया था आफ्यू, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो 3 शब्द होते हैं, आफ्यू, फ्यू और द फ्यू। सबका मतलब थोड़ा होता है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर होता है, आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। ये मैं आपको अगले वीडियो जो बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, कुछ इन्होंने लेटर इसमें से गायब कर दिए, तो हमको इसको पूरा करना है। तो भैया देखो, इसके लिए तो अपन को मीनिंग करनी चाहिए। फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे दूं, अक्सर इनमें ए ई आई ओ यू अधिकतर ये भरवाते हैं। ए कहाँ है, ये रहा, अधिकतर ये भरवाते हैं। तो देखिए पिक्चर की स्पेलिंग है ये PICTURE और EVEREST, इसमें भी ई आया, आई आया, यू आया। तो देखिए अपने फॉर्मूला हिट है, इसको हमेशा मत समझना, लेकिन अधिकतर यही भरवाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन देखिए, ड्राइवर्स मस्ट एक मॉडल है, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि माइट में कम संभावना और मस्ट में अवश्य, बहुत जरूरी वो काम है। मस्ट स्लो डाउन, धीरे कर लेना चाहिए, देयर व्हीकल, उनके जो व्हीकल है, यातायात के साधन है, उनका जो भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, उनको जरूर है कि धीरा कर ले, नियर स्कूल, स्कूलों के नजदीक, द चिल्ड्रन बच्चे कैन क्रॉस, वो पार कर सकें, द रोड सेफ्टी सेफली, सॉरी, कि जो बच्चे आसानी से सुरक्षित रूप से रोड पार कर सके, उसके लिए उनको क्या क्या एक मस्ट है कि गाड़ी धीरे करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, सो दैट और वाइल। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, वाइल हमेशा आईएनजी के साथ में आता है। यदि यहां पर आईएनजी होता ना कहीं पे भी, इसमें जैसे क्रॉसिंग, क्रॉस कहां, ये रहा, ये मेन वर्ब है, यदि वर्ब में आईएनजी होता तो वाइल हम लगा सकते थे, और वाइल के तुरंत बाद आईएनजी आता है, यानी वाइल एक शब्द है, यदि हम इसमें वाइल भरेंगे ना तो तुरंत आईएनजी वाला शब्द आएगा। ठीक है, तो सो दैट का मतलब होता है जिससे कि, जिससे कि, और वाइल का मतलब होता है जब या दौरान। ठीक है, तो वाइल के तुरंत बाद आईएनजी आता है, तो आईएनजी नहीं है तो हम भर देंगे सो दैट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये कुछ शब्द इनको अलग अलग दे दिया और हमें इन्हें जोड़ना है। देखो इसके लिए छोटी सी समझ हमें हमारे अंदर होनी चाहिए कि एन आर्टिकल है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आइलैंड और कैचल, ये आपके 8वीं बोर्ड की किताब में से है। ठीक है, 8वीं की किताब जो आपकी है, तो देखिए कैचल सबसे पहले आ जाएगा, एक आइलैंड का नाम है। ठीक है, अब ये आ गया सब्जेक्ट हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एक आर्टिकल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया कैचल। अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज, आर्टिकल आ गया एन और आइलैंड। देखिए इसको नाम तो इसका आइसलैंड लगता है, अपन आइसलैंड बोलेंगे, लेकिन ये आइलैंड है, एस इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, तो कैचल क्या है, एक आइलैंड है, ये आपकी किताब में से। दूसरा देखिए, वेरी नोटी इज माई सिस्टर, तो सीधे ये तो सबको समझ में आ रहा है, माई सिस्टर सबसे पहले आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा, फिर वेरी नोटी, तो सबसे पहले आ गया माई सिस्टर। ये थोड़ा टेंस के अगर आपको ज्ञान है या सेंटेंस कैसे बनता है इसका थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, तो जरूर हो जाएगा, ये ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
अगर आप 5-7 मॉडल पेपर करोगे तो आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा। तो इस तरीके से 15वां क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन पर। और एक बात मैं आपको बता दूं, 16वें क्वेश्चन के बाद में जो एक थोड़ा बड़ा पार्ट आ जाता है जिसमें कि प्रश्न में से उसमें से गद्यांश में से पैसेज में से उत्तर छांट के लिखने होते हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो 16वें क्वेश्चन पे इस वीडियो को मैं रोक दूंगा और इसका दूसरा भाग आपको इसके बिल्कुल नीचे मिलेगा जिसपे पार्ट 2 लिखा रहेगा, और उसमें इसके क्वेश्चन नंबर 17 से और बाकी जो है वो मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। देखिए हमारे रोड सेफ्टी से संबंधित भी 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, ये उन्हीं में से एक है जो 16वें नंबर का रहेगा। ठीक है, ऑलवेज देखिए यहाँ हमको शब्द दिए गए ऊपर, भरवाने हैं इसमें। फिट मतलब स्वस्थ या तंदुरुस्त रहना एकदम। फुटपाथ जो सड़क के बगल में एक पगडंडी बनी रहती है चलने के लिए सड़क के पास में। जेब्रा क्रॉसिंग हम देखते हैं सड़क पार करते हैं तो लाइन बनी होती है ऐसे 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 सफेद कलर की। और रेल, रेल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। देखिए ऑलवेज हमेशा क्रॉस द रोड, रोड को पार करिए। तो ये तो हमने वैसे भी सीखा है, नहीं सीखा है तो अब सीख लो कि रोड को जब भी हम कभी पार करेंगे ना तो देखिए कभी भी सड़क पे आपको बीच में ऐसे सफेद सफेद लाइन दिखेंगी बहुत सारी, यानी हमेशा उस पे से पार करो, बीच में से नहीं जाना है। वहां पे गाड़ियां धीरे कर लेते हैं लोग। और तो यहाँ पे क्या आएगा, जेब्रा क्रॉसिंग, ये वाला जेब्रा क्रॉसिंग ये वाला आएगा इसमें पहले में। दूसरे में देखिए योगा, योग जो हम करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हमको करना चाहिए। मैं तो करता नहीं हूँ, खैर कभी कभार करता हूँ लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। कीप्स रखता है हमें हमेशा, कैसा रखता है, हेल्दी। तो हेल्दी के साथ में क्या आएगा, हमें जेब्रा क्रॉसिंग रखता है क्या, हमें क्या सड़क रखता है क्या, वो पगडंडी, क्या हमें रेल रखता है, नहीं, हमें क्या रखता है, तंदुरुस्त मेरी तरह एकदम फिट एंड हेल्दी। तो इसमें क्या आएगा उत्तर, फिट। तो बच्चों जितना मुझसे हो सका मैंने पूरा प्रयास कराया आपको आधा कराने का। बाकी आधा क्या है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा और दूसरा वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत सारी लाइनें भी लिखनी है और अच्छे से समझाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजना और इसका दूसरा पार्ट आप जरूर देखना। आपको जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो 2 बार देख लेना, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे स्कूल के बच्चे तो आगे पूछ ही लेंगे, बाकी कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं इनके दूसरे भाग के साथ जहां पर 16 नंबर से और 23 नंबर के प्रश्न करवाऊंगा। और एक महत्वपूर्ण बात, उसमें जो एप्लीकेशन आती है ना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।